तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रेगुलर? तो नहीं कर रहे हो तो करनी चालू कर देना, और कर रहे हो तो उसको और ज़्यादा करने लग जाना। तो अपनी जैसे 2 क्लास हो गई थी। पहली क्लास में अपन ने समझा था मैटर क्या होता है, क्या क्या उसके कैरेक्टर स्केच होते हैं और कैसे कैसे वो काम करता है। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स होती है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों के बारे में मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया था कि मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ओके, आज हम बात करने वाले हैं इससे एक जो मैंने ये लिखा है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ये इस लाइन का मतलब ये है, क्या मैटर अपनी स्टेट है वो चेंज कर सकता है? भैया स्टेट कौन कौन सी है? लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये 3 मैटर की स्टेट्स हैं। क्या मैटर अपनी ये तीनों स्टेट्स को क्या चेंज कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। ओके, अब ये कैसे चेंज करता है, क्या चेंजेस होंगे, वो सब आज अपन अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसके बारे में बात करते हैं? कि भाई जो टेम्परेचर का इफेक्ट इन तीनों स्टेट्स पे क्या होता है, कि भैया टेम्परेचर से इन तीनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपकी जो एनसीईआरटी में जैसे एग्जांपल दिया हुआ है उसके थ्रू मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक सेकंड, जो डायग्राम है पहले मैं वो बना लेता हूं आपका। तो देखो इस डायग्राम में जो है आप क्या चीजें देख पा रहे हो कि भैया एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर मैंने एक बीकर रखा है जिसके अंदर क्या है, आइस क्यूब्स है। जिसके अंदर क्या है, आइस क्यूब्स है। उसके नीचे ये क्या है, ये फ्लेम है। ये क्या है, फ्लेम का मतलब आग है। जब आग का मतलब क्या है, मैं इनका क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज करने की मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो देखो ये जो दिख रही है ना आपको रेड डॉट, ये है थर्मामीटर। क्या है, थर्मामीटर। इसमें आपने एक देखो नाम सुना होगा, एक वर्ड आता है मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये मेल्टिंग पॉइंट, एक ये जो वर्ड है इसका मतलब है अगर आपके पास कोई भी मैटर है, जैसे अगर मान लो सॉलिड के शेप में हो, जो भी हो, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, कितना डिग्री का टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए कि वो क्या हो जाए, मेल्ट होना चालू हो जाए। वो क्या होना जाए, मेल्ट होना चालू हो जाए। दूसरी बात, एक और वर्ड आएगा इसमें, वर्ड आया बॉइलिंग पॉइंट। कि भैया ये मेल्टिंग पॉइंट तो होता है सॉलिड्स के लिए। किसके लिए होता है, सॉलिड्स के लिए। अब बात करते हैं भैया लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अपन बात करते हैं ना वाटर बॉईल करना, ऐसे बोला है किसी ने कि भैया वाटर को मेल्ट करना, नहीं, अपन बोलते हैं ना आइस को मेल्ट करना। आइस क्या हो रही, मेल्ट हो रही। आइसक्रीम वो क्या हो रही, मेल्ट हो रही। वाटर क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। ओके, सूप बना रहा है, सूप क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। तो जो लिक्विड चीजों का जो बात करते हैं वो होती है बॉइलिंग पॉइंट में, और मेल्ट, तो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के लिए। ओके, अब देखो इसके अंदर इसको मैं जब टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो जो सॉलिड के क्यूब है ये क्या होंगे, मेल्ट होंगे। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। ये क्या होंगे, पिघलेंगे। तो भैया ये कब पिघलेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे ये पिघलते जाएंगे ना, इनके टेम्परेचर में क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा। ये टेम्परेचर धीरे धीरे हाई होता जाएगा। समझ में बात आई? इसलिए ये जो टेम्परेचर का जो थर्मामीटर लगाया गया है इसलिए बताया गया, जैसे ही अपन इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे
तो ये जो थर्मामीटर है इसके अंदर भी अपन को चेंज देखने को मिलेगा, क्यों मेल्ट होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, तो इसमें थर्मामीटर में तो शो करेगा ना, एकदम ठंडक होगी, ठंडा रूम होगा, धीरे 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 गर्मी आती जाएगी, गर्मी आती जाएगी, गर्मी आती जाएगी, तो क्या इसमें टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो थर्मामीटर को अपन को इफेक्ट शो करेगा भैया कितना इस पे इफेक्ट पड़ रहा है और क्या इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। मेरे ख्याल से ये सब बात है जो सबको समझ में आ गई होगी। ओके, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि भाई टेम्परेचर पे अपन किसी भी चीज को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, सॉलिड क्या होने लगता है, मेल्ट। और अगर यही बात करते हैं लिक्विड की, अगर ये लिक्विड है इसमें, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब हीट दे रहा हूँ, तो ये लिक्विड क्या होने लगेगा, ये लिक्विड तो मेल्ट हो नहीं सकता क्योंकि लिक्विड तो पहले से ही मेल्टिंग फॉर्म में है, तो लिक्विड क्या होगा, बॉयल होगा, लिक्विड क्या होगा, बॉयल होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वाटर की अपन बात करते हैं, वाटर का बॉयल, वाटर का जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको बीपी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, होता है 100 डिग्री सेल्सियस। के भैया 100 डिग्री के पहुंचने के बाद वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है, बॉयल होने लग जाता है और उसके बाद उसमें बबल्स बनकर इवेपोरेट होना चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक तो वाटर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ऐसा मतलब गर्मी होती है अंदर, पर 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के बाद इसके अंदर मूवमेंट वो हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया, उसके बाद वो क्या होगा, ज्यादा हीट करेंगे, ज्यादा करेंगे, जब तक इसका रिएक्शन नॉर्मल होगा। 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के बाद इसके रिएक्शन में चेंज आ जाएगा। ठीक है, वो लिक्विड के लिए बात होती है बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड के लिए बात होती है मेल्टिंग पॉइंट की। ओके, गैसियस के लिए इसमें कुछ भी नहीं, गैसेस के लिए इसमें कुछ भी नहीं। अब आप गैस को, अब ये स्पीकर के अंदर मैं गैस रखूं, फिर मैं उसको हीट करूं, तो गैस तो क्या स्पीकर से बाहर निकल जाएगी, क्या होगा, हीट होगी, क्या होगा, जो मेरा बीकर है वही हीट होगा, उसके अलावा तो कुछ हीट होगा नहीं। क्या हीट होगा, कुछ भी हीट नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर में चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि बीकर जो है वो हीट एनर्जी को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। उसकी वजह से अगर मैं यार बीकर के अंदर हाथ रखूंगा, मतलब बीकर के अंदर हाथ डालूंगा, तो मेरे को हीट फील होगी। क्यों? क्योंकि भैया ये जो सॉलिड स्टेट है ना स्पीकर की, ये भी तो टेम्परेचर गेन करेगी। हाँ, पर इस आग से ये नहीं पिघलेगा, क्योंकि अगर मैं इसको क्या पिघलाने के लिए क्या बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस, पता नहीं जो भी उस बीकर का मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना टेम्परेचर में प्रोवाइड करूंगा, तब ये बीकर जाके कहीं पिघलेगा। जैसे अपने घर में खाना बनाते हैं तो भैया खाना तो पक जाता है, कभी ये दिमाग में नहीं आया यार इतनी गैस लगती है, इसके अंदर पतीले के अंदर नीचे से छेद क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि भैया जो जिस मेटल का बना हुआ है, मेटल से क्या है, मैटर है, मेटल भी क्या है, काइंड ऑफ मैटर है। तो भैया मैटर क्या, उसका जो बॉइलिंग, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, जो ये पतीला है, ऐसा गोल सा पतीला होता है, इसका जब तक मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, जब तक ये मेल्ट नहीं होगा, तो इतना मेल्टिंग पॉइंट अपने घर के जो गैस होता है उससे नहीं हो सकता। इतना मेल्टिंग पॉइंट अपने घर के गैस से नहीं हो सकता। अपन देखते हैं कभी कभी वो नीचे से रेडिश हो जाता है, गैस काफी लंबे टाइम तक चलता है, पर क्या वो मेल्ट होता है क्या? नहीं, वो मेल्ट नहीं होता, क्योंकि तब तक भी उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचा। हाँ, काफी टाइम बाद अगर वो मेल्टिंग होगा तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। गैस की जो साइड में स्टैंड वगैरह उनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि हीट होने की वजह से वो भी तो पिघल सकते हैं, पर ऐसे मटेरियल से बना होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। समझ में बात आ गई आपको कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा मैटर पे, क्या उसकी स्टेट्स में चेंज आएगा। देखो सॉलिड होगी तो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, लिक्विड होगा तो उसकी किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की। मेरे हिसाब से ये चीजें सबको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं कि भैया ये मेल्टिंग पॉइंट, अब ये आइस है, ये आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, मेल्ट होगी किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। तो देखो सॉलिड से इसने अपना क्या, अपनी स्टेट चेंज की कि नहीं की। पहले ये आइस जो सॉलिड फॉर्म में था, कुछ टाइम बाद टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद, इसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने के बाद ये सॉलिड किसमें बन जाएगा, ये ऐसा स्टैंड बना लूं, वापस इसके नीचे ये फ्लेम बना लूं और ये यहाँ बीकर बना लूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, लिक्विड आएगा। फिर मैं इस लिक्विड को भी अगर हीट करता हूँ, इस लिक्विड को भी हीट करता हूँ, तो थोड़े टाइम बाद ये लिक्विड किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर्स में। किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर्स। और वेपर्स एक काइंड ऑफ क्या है, गैस है। वेपर्स क्या है, एक काइंड ऑफ गैस है। जो भी पानी वेपरेट होगा वो हवा में उड़ेगा, तो पानी हवा में कौन से प्रोसेस के थ्रू उड़ता है, इवेपोरेशन के थ्रू, हीट होने के थ्रू उसकी क्या होती है, वेपर्स बनती है। वेपर्स बन के पानी हवा में उठता है।
समझ आई? अपने जो अपन कपड़े धो के जब उसको सुखाते हैं, अपन जब कपड़े धो के उसको सुखाते हैं, वे वो सूखते कैसे हैं कि सन जो है वो कपड़ों के अंदर जो पानी होता है ना, उसका क्या बना लेता है, हीट करके उसको वेपर्स में चेंज करता है, और वो वेपर्स निकलते हैं। कभी कभी सर्दियों में अगर कोई कपड़े सुखाता है धूप में, तो उसको वो वेपर्स क्या होंगे, दिखते भी होंगे। गर्मियों में नहीं दिखते हैं, सर्दियों में वो वेपर्स दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, वो सब चीजें मैं अभी आपको बाद में कभी बताऊंगा। सुनो आगे, जब सॉलिड को टेम्परेचर दिया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर सॉलिड को टेम्परेचर दिया, हीट प्रोवाइड करी, तो किसमें बदलेगा, लिक्विड में। किसमें बदलेगा, लिक्विड में। और लिक्विड को अगर मैंने हीट दी और टेम्परेचर दी, किसमें बदलेगा, वेपर्स में या फिर गैस में। किसमें बदलेगा, वेपर्स कह दो या फिर क्या कह दो, गैस कह दो। समझ में आ गई बात? सॉलिड किसमें, लिक्विड में, लिक्विड किसमें बदलेगा, गैस में। ये एग्जांपल, एक ऐसे दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, उसको देख के आप समझ सकते हो। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू, ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर्स और कह दो गैस, एक ही बात है। ठीक है, मुझे लगता है ये सब सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को ये नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसके लिए यूज किया जाता है। अब मैं इसमें आपको एक चीज बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको एक क्या चीज बताने वाला हूँ, पहले बताऊंगा बाद में लिखूंगा। तो मान लो ये क्या है, आइस का क्यूब है। ये क्या है, इतना बड़ा आइस का क्यूब है। सुन बात आ गई। अब इसको मैंने क्या, ये एक नीचे बर्तन में रखा और यहाँ पे मैंने क्या दी, इसको हीट प्रोवाइड की। मैंने इसको इस पे गैस पे रख दिया। यहाँ पे इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखो आपको कुछ समय बाद, मान लो 5 मिनट बाद, क्या ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये क्या दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। हीट देने के बाद 5 मिनट बाद ये ऐसा कुछ दिखेगा। और इसके साइड में, जो बर्तन के साइड में, बाकी ये क्या रहेगा, जो मेल्ट होने के बाद जो वाटर बन गया वो इसके साइड में रहेगा। तो आपके एनसीईआरटी में एक डार्क कलर में एक लाइन लिखी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले उससे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया अब ये जो आइस निकाला है, ये जैसे मान लो ये आइस को मैंने फ्रीज से निकाला, इसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस। कुछ समय बाद जब मैंने इसको हीट किया, तो भैया अब इस आइस का टेम्परेचर क्या होगा, आप बता सकते हो मेरे को? हीट, इसको मैंने गर्मी दी, तो क्या इसका टेम्परेचर में चेंज आया होगा? सीधी सी बात है, चेंज आया होगा। तो इसका टेम्परेचर क्या, मान लो 5 हो गया होगा। तो मान लो कोई कह रहा है 4 हो गया होगा, कोई 2 कह रहा होगा, कोई 1 भी कह रहा होगा। भैया 1 से कम होती तो क्या होगा, ये सॉलिड तो खत्म हो जाएगा, फिर तो लिक्विड ही बचेगा। 1 से कम पे तो आइस रह नहीं सकता। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में, ये माइनस की बात कर रहा हूँ, सब माइनस में है। -0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आके 1 पे आती है, तो भैया सॉलिड किस में बदल जाता है, सॉलिड आइस जो होता है वो लिक्विड में बदल जाता है। भैया 1 की तो बात भी नहीं है, तो सॉलिड है। तो इसका क्या टेम्परेचर ये हो गया होगा क्या, गलत। क्या है, आप सबने जो आंसर दिया वो है पूरा के पूरा रॉन्ग। अभी भी इस आइस का टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस। अभी भी इस आइस का टेम्परेचर क्या है, माइनस। इस आइस का, इस वाटर का टेम्परेचर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ इस आइस के टेम्परेचर की, कि भैया इसका आइस का टेम्परेचर अभी भी ये है। और अभी भी बाद में ये जो शेप देखो इतना बड़ा था, मेल्ट होने के बाद अभी भी छोटा हो गया है। तो आइस का टेम्परेचर तो अभी पहले भी 10 था, अभी भी 10 ही है। कब तक ये 10 ही रहेगा, जब तक आइस पूरा मेल्ट होके ये बीकर के अंदर पूरा लिक्विड नहीं हो जाता। जब तक अगर मान लो इतना सा टुकड़ा भी इसके अंदर आइस का बचता है, इतना सा टुकड़ा भी इसके अंदर बचता है, अगर मैं उस टुकड़े को निकाल के थर्मामीटर पे उसका टेम्परेचर चेक करूं, तो इसका टेम्परेचर अभी भी -10 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। मैं साइड के वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, मैं इस आइस की बात कर रहा हूं, और मैं अभी भी इस आइस की बात कर रहा हूं।
तो भैया अभी आपने कहा इसका टेम्परेचर भी उतना, इसका टेम्परेचर भी उतना, ये और पिघल के इतना सा एक टुकड़ा सा बचा है, इसका टेम्परेचर उतना। तो हमने जो गैस दी है, इतनी सारी जो हमने इसको हीट दी है, वो हीट गई कहाँ? किसी के पास इसका जवाब है कि भैया वो हीट गई कहाँ? कोई बता सकता है? इस वाटर का टेम्परेचर भी इतना ही होगा, मतलब आइस का तो हो गई होगा, वाटर का टेम्परेचर क्या मतलब कुछ कम हो जाएगा, जो आइस क्यूब है, जो आइस जितनी भी बची रहेगी उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाँ, इसका टेम्परेचर चेंज कब हो जाएगा? जब ये आइस नहीं बचेगी और क्या सिर्फ वाटर बचेगा, तब इसका टेम्परेचर मान लो 2 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, प्लस में आ गया। मतलब मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर क्या चला जाता है? प्लस में चला जाता है। मेल्ट होने से पहले वो माइनस में रहता है, या तो 0 हो गया माइनस में जाता है। बोलते हैं ना आज माइनस डिग्री की ठंड है, आज वहाँ कश्मीर में -17 की ठंड है, आज -15 की ठंड है। वैसे तो क्या वहाँ आइस फ्रीजिंग कोल्ड है, उसको क्या बोलते हैं? वाटर फ्रीजिंग कोल्ड है। या वहाँ क्या पानी जमने वाली ठंड है। अपने यहाँ ठंड है तो यहाँ पानी ठंडा होगा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी, अब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बदलता क्या 100 डिग्री तक भी पहुंच जाए, अगर अपन इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। पर जब तक इसके अंदर जो आइस का क्यूब रहेगा, तब तक उस आइस क्यूब का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जो उसका स्टार्टिंग में था वही। जब तक वो आइस रहेगा तब तक वो टेम्परेचर रहेगा। ये बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। अब आपके उसके एनसीईआरटी में ब्लू कलर की जो भी है वो लाइन लिखी हुई, उस लाइन में यही चीज आपसे क्वेश्चन के रूप में ब्लैक कलर के अंदर शेडेड फॉर्म में क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है कि भैया जो ये हीट है, ये हीट क्या इसका टेम्परेचर चेंज होगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये लिखा गया है, क्या इस आइस का टेम्परेचर चेंज होगा? अगर आपका जवाब है नहीं होगा, तो भैया वो हीट जो हमने दी वो हीट गई कहाँ? इसके बारे में इसमें बताइए। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो, जो सॉलिड होता है, सॉलिड को जब टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, तो जैसे अभी मैंने आपको सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एकदम यूं टाइट रहते हैं, मतलब एकदम चिपके से रहते हैं। पर जैसे ही इसको टेम्परेचर दूंगा, जैसे ही मैं इसको क्या दूंगा? टेम्परेचर दूंगा, तो इसके मॉलिक्यूल ये मेल्ट होना चालू होगा। ये मेल्ट होना चालू होगा तो देखो इसके जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके जो मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ थी ना, एक दूसरे से जो ये पकड़े हुए थे, पकड़ रखे होते, वो क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी। वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मजबूती है, इसकी क्या है? सॉलिड की जो मजबूती है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि हीट देने से इसकी क्या होगा? ये मेल्ट हो रहा है। मेल्ट हो रहा है, आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं, थोड़ा एकदम फिक्स नहीं होते। क्या होते हैं? थोड़ा फ्री होते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं। फ्रीली मूव करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। एक में आपको पानी की बाल्टी भर के आपके ऊपर गिराऊं तो आपको उससे चोट लगेगी, एक में आपको इतना छोटा सा पत्थर की खिंचा के मारूं तो किससे चोट ज्यादा लगेगी? ये आप सबको पता है। उस पत्थर से चोट लगेगी, क्या पता खून आ जाएगा, क्या पता क्या होगा। और पानी की बाल्टी भर के गिराऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा। अगर पानी की जगह मैं वो आइस में एक बर्फ का क्यूब, आइस का क्यूब अगर मैं आपको मारूं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगी एज कंपेयर टू द अगर मैं आपके ऊपर पानी गिरा दूं। क्यों? क्योंकि देखो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, सॉलिड की स्ट्रेंथ क्या होती है? मजबूत होती है, पावरफुल होता है ना। मेल्ट करने के बाद क्या होगा? जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ गई, मेल्ट होना चालू हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इसकी स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगी? डिक्रीजिंग आ जाएगी। इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, धीरे 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 और डिक्रीज। और इसको टेम्परेचर बनाएंगे और ये सॉलिड, सॉलिड किसमें बन गया? लिक्विड में। और लिक्विड के बाद किसके बन गया? गैस के। अब मैं आपको एक पानी की बाल्टी भर के आपको यूं डालूंगा, आपको थोड़ी बहुत कुछ फील होगा, हाँ मेरे ऊपर कुछ है। वही बात है, मैं आपको गैस भर के डालूंगा, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आपको क्या मिलेगा? एंटरटेनमेंट मिलेगा। हाँ कितना मजा आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या है? सॉलिड से तो कम है, ये लिक्विड से भी कम है। तो आपको फील ही नहीं होगा कुछ कि भैया मेरे साथ कुछ हो भी रहा है। समझ में आई आपको बात? तो इसकी देखो आपको एक ब्लू कलर की इसके अंदर लिखी हुई होगी, जो स्ट्रेंथ होती है सॉलिड की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है मेल्ट होने के बाद। समझ में आ गई सबको ये बात? अब देखो मैं अभी आपको थोड़ा टाइम पहले जो पॉइंट की बात बता रहा था ना कि भैया ये देखो ये पॉइंट मैंने अभी लिख दिया है यहाँ पे। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between particles। अब इस पॉइंट को पढ़ने से और आपको ये बात समझ में आ, भैया आपने तो बोला था कुछ समय पहले कि भैया जो टेम्परेचर राइज करना, टेम्परेचर राइज करना मतलब क्या? एक तरह से मेल्टिंग करना होगा उसको, सॉलिड को। तो ये जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे, जब मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर वो पहुंच जाएगा
तो वो क्या होगा, मेल्ट होना चालू हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो सॉलिड की जो स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे कम होनी चालू हो जाएगी। पर ये इस लाइन से ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या बोल रहा है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन। देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे 100 डिग्री, ये क्या है 100 डिग्री, एक आइस क्यूब है। अभी वाटर का बनना, वाटर है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री। तो जब ये 100 डिग्री पे पहुंचेगा, जब ये मेल्ट होना चालू हो जाएगा, जब ये 100 डिग्री पे पहुंचेगा, तो क्या एक काइंड ऑफ इंडिकेशन है। वो इंडिकेशन क्या देगा कि भैया जो स्ट्रेंथ है ऑफ द फोर्स, देखो जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड, जो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, एकदम स्ट्रेंथफुली एकदम अटैच्ड रहते हैं, वो क्या इंडिकेट करेगा, जो इनकी जो अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है ना बिटवीन द पार्टिकल्स, वो क्या होगी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी चालू हो जाएगी। वो धीरे धीरे क्या डिक्रीज होनी, वो मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले बताई थी। जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, कोई भी सॉलिड है जो मेल्ट होना चालू हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है, अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ जो थी ना, अपने थोड़े टाइम पहले था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने कैरेक्टर स्केच में पढ़ा था। तो उसके अंदर जो ये सॉलिड की जो अट्रैक्शन पावर है ना वो बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, आपको पता है, क्योंकि इसीलिए वो रिजिड कहलाते हैं। तो भैया मेल्टिंग पॉइंट देने पे इनकी जो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो है ना ये कम हो जाएगी। पार्टिकल्स का क्या अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनका स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। अब उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी, 10 डिग्री वाला एग्जांपल देखिए भैया, आइस का जो क्यूब है वो -10 डिग्री रहेगा, फिर भी -10 डिग्री रहेगा, फिर भी -10 डिग्री रहेगा, जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता, जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर -10 डिग्री रहेगा। ये देखो, when a solid melts its temperature remains the same। देखो जब तक सॉलिड मेल्ट होना चालू करता है तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। तो सो वेयर डज द हीट एनर्जी, मैंने आपको बताया, देखो ये मेल्ट होना चालू हुआ, अभी भी ये मेल्ट होना चालू हो रहा है, जब तक ये मेल्ट नहीं होगा पूरा तब तक इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो भैया वही मैंने बोलते जो आपने हीट दी थी वो हीट गई कहाँ, कि भैया इसकी हीट इसने ली है, मेल्ट होने में उसने वो हीट ऑब्जर्व की, वो ऑब्टेन की है हीट, बट उस हीट का कोई इफेक्ट अपन को देखने को नहीं मिलता, उस हीट का कोई इफेक्ट अपन को देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं भी आपको समझाने की बात करूं, जैसे ये बीकर है, इस बीकर के अंदर ये बड़ा सा आइस डाल रखे हैं, इसका टेम्परेचर -10 डिग्री। अब मैं इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। हीट प्रोवाइड करी तो भैया थोड़ी टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, इतना सा आइस रह जाएगा, मतलब इतना वाटर हो जाएगा, ऊपर ये मान लो ये आइस रहेगी, ठीक है, थोड़े टाइम बाद। तो अभी भी इसका टेम्परेचर क्या होगा, -10 डिग्री होगा। ये चेंज क्यों नहीं हुआ, ये चेंज क्यों नहीं हुआ, जब तो हम कंटिन्यूस मान लो 5 मिनट बाद ऐसा हो गया, 5 मिनट तक हीट दी तो भैया वो मेरी हीट गई कहाँ, तो क्या मेरा ये हीट देना किसी को मेल्ट करने के लिए, जो ये सॉलिड है इसको मेल्ट करने के लिए वो वेस्ट गया, मेरी वो हीट कहीं काम आई नहीं, इसका टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हुआ। आपने तो बताया था जैसे ही कोई भी मेल्ट होना चालू होगा उसके टेम्परेचर में, जो मैंने उस समय एग्जांपल दिया था थर्मामीटर में, क्या होगा, चेंज दिखेगा आपको। हाँ भैया चेंज दिखेगा, पर कब, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद, जब तक सॉलिड का टेम्परेचर वही रहेगा जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं कर जाता। तो एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी ने अपना काम किया, एनर्जी ने क्या काम किया, इतने आइस को इतना पानी में बदला है, वो अपना आप तो नहीं हुआ है ना, वो एनर्जी ने किया, पर बिना किसी रिएक्शन की, मतलब बिना किसी रिएक्शन, भैया आपने को कुछ के टेम्परेचर में चेंज नहीं तो आराम से कि भैया मैं खत्म करूंगी इसका टेम्परेचर, तो एक साथ ये खत्म करूंगी, उससे पहले टेम्परेचर खत्म नहीं करूंगी। हीट ने काम किया है अपना, हीट एनर्जी ने अपना क्या किया है, काम पूरा प्रॉपर तरीके से किया है, बट उसने कुछ शो नहीं किया, दिखावा नहीं किया। वो बोलते हैं ना कि भैया बोलने वाले कुछ करके नहीं दिखाते और करने वाले कुछ बोलते नहीं, तो ये हीट ने क्या काम किया, सिर्फ करने का काम किया, बोलने का काम। ये बोली नहीं, अगली बोलती रहती, जिसके भी बस की बात नहीं थी इसको मेल्ट करना, पर ये करती गई करती गई करती गई, एक टाइम आया, वो टाइम कौन सा हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, वो टाइम कौन सा हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, तब ये क्या हो गई, मेल्ट हो गई। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब अपन उसकी बात करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है, सेम टू सेम है, नोट करो तो भी अच्छी बात नहीं तो सब बुक में लिखी हुई है। देखो अपन सब पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, ये जैसे मान लो ये, इसका मतलब क्या है,
ज्यादातर अपन लोग ये सब चीजें सब जान लोगे, सारे बच्चे जान, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। पर किसी ने ये एफ वाला नाम सुना है क्या कि भैया ये ऐसा किसी ने कुछ टेम्परेचर पढ़ा है क्या? ऐसा किसी ने कुछ टेम्परेचर पढ़ा है? देखो ये एफ को बोलते हैं फ़ारेनहाइट, एफ को क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट। ये भी एक टेम्परेचर दिखाने वाला है। एक कोई साइंटिस्ट जिसने इसका इन्वेंशन किया था उसने इसको ये नाम दिया फ़ारेनहाइट। जिसने इस सेल्सियस का इन्वेंशन किया उसने सेल्सियस का नाम दिया था। तो देखो फ़ारेनहाइट में क्या अपने को टेम्परेचर बताता है। अब फ़ारेनहाइट को समझे और सेल्सियस को भैया कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़ारेनहाइट क्या है, सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, सेल्सियस क्या है, समझ में नहीं आ रहा। भैया भी आप समझाओ। तो देखो फ़ारेनहाइट को समझना बहुत 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 आसान काम है। कैसे अभी मैं समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ काउंटिंग 1 2 3 4। अब मैं इसको चलाता लाया 273 पे, इसको लाया 273 पे, यहाँ तक मैं इसको लाया काउंटिंग। अब मैं यहाँ एक और काउंटिंग लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा 0, समझ लो आपने क्या बना रहा हूँ, नंबर लाइन बना रहा हूँ। समझने के लिए भी इतना ही देखते हैं। अब ये जो 0 ये क्या है, ये फ़ारेनहाइट के लिए बता रहा हूँ, ये मैं सेल्सियस के लिए बता रहा हूँ। अब देखो इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। देखो फ़ारेनहाइट में आप 1 से लेके चलते जाओ 273 तक, 273 फ़ारेनहाइट तक इसकी वैल्यू अगर सेल्सियस के हिसाब से मैं बताऊं तो कितनी होगी, 0 डिग्री। कितनी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूं कि भैया आप लोग सबको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो ये होता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जब वाटर जमता है, लिक्विड से क्या होता है, सॉलिड बनता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, जब भाई कोई चीज लिक्विड है अगर वो सॉलिड बन गई उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जमना। तो ये जो सॉलिड जैसे वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर जमना चालू हो जाता है। तो ये जो फ़ारेनहाइट इसके लिए 273 का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वाटर को अगर बोलें कि भैया व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ फ़ारेनहाइट स्केल, ये सेल्सियस स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, तो भैया उसमें बोलेंगे 273.15 ऐसा कुछ होता है, बट अपन मोटा याद रखेंगे 273 फ़ारेनहाइट। क्या होता है 273 फ़ारेनहाइट, क्या होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो गया, वाटर का फ्रीजिंग। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भैया 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप चेंज करके बताएं। आप इसको फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज। तो देखो 273 तक तो क्या वैल्यू होती है, 0। अगर मैं 273 की बात करता हूँ, 273 के बाद बात करता हूँ 274 की, तो ये हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। 275 की तो 2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब अगर मैं देखो 273 है प्लस करूंगा 100 तो बनेगा 373। तो भैया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट स्केल से, कितना, ये हो गया फ़ारेनहाइट। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 373। समझ में बात आई। देखो फ़ारेनहाइट 1 से लेके 273 तक तो इसकी वैल्यू 0 है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। अगर बोल दिया भैया 273 फ़ारेनहाइट स्केल है और वहां वाटर है, तो वाटर की कंडीशन क्या होगी, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर होगा उस समय, तो भैया उस समय स्टेट ऑफ मैटर होगा सॉलिड। वाटर कौन सा फॉर्म ले रहा होगा, सॉलिड। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आ गया भैया -10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेंपरेचर बता दो फ़ारेनहाइट स्केल से। देखो 273 ये 0 पे होता है। अगर मैं आता हूँ 272 में तो ये होगा -1। 271 पे आता हूँ तो कितना होगा, -2। तो ऐसे करके 273 में से अगर मैं -10 कर देता हूँ तो आंसर आएगा 263। ये कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ये चीज आप नोट कर लो, ठीक है। कि भैया आपको क्या बात करना है, फ़ारेनहाइट का मतलब है 273 डिग्री। अब इसको दोनों को कंपेयर कर देखो, 273
273 इक्वल टू 0 डिग्री, ये भी डिग्री, ये हो गया F और ये हो गया C। दोनों की बात आपको समझ में आ गई, दोनों की बात। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लगाओ, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो उसमें कोई भी कितने भी क्वेश्चन लगाओ, एग्जांपल ले लेंगे आप 100 क्वेश्चन लगाओ, 200 क्वेश्चन लगाओ, 300 लगाओ, कितने भी क्वेश्चन लगाओ, आप जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने आपकी परफेक्शन होगी। मैंने आपको एक बात समझा दी, क्वेश्चन भी ले लूंगा अभी कुछ आपके सामने। अभी मैंने बात करी कि भैया 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू F और फुल क्वेश्चन मार्क्स, कि भैया फ़ारेनहाइट में ये स्केल में कितना पे आएगा। तो भैया अपन को पता है कि 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 + 50 लिख सकता हूँ। कोई मेरे से इससे क्या कोई नाराज है क्या मेरे इससे लिखने से 0 + 50 से? भैया किसी को ऑब्जेक्शन है तो अपना हाथ खड़ा कर दो, भैया ये मेरे को ऑब्जेक्शन है, आपने 0 + 50 क्यों लिखा। अभी मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, फ़ारेनहाइट हिसाब से। अब देखो 0 की मतलब फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होती है, 273 और बचा ये 50 तो प्लस कर दो 50, तो 83 93 303 313 और 323 कितना हो गया, 323, ये कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस की बात हो गई फ़ारेनहाइट के अंदर। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सेल्सियस बोल दिया, अगर सेल्सियस प्लस में तो आपको 273 में उतना प्लस करना है, अगर सेल्सियस टेम्परेचर नेगेटिव में तो आपको 273 में उसका क्या करना है, माइनस करना है। अगर बात आ जाती है फ़ारेनहाइट की, चलो उसका क्वेश्चन भी ले लेना कि भैया ये फ़ारेनहाइट कितना, जैसे यहाँ मान लो 328 फ़ारेनहाइट, 328 फ़ारेनहाइट, ये कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है आप मेरे को बताओ। तो ये देखो 328 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 328 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 328 में से अगर मैं 273 को माइनस कर दूं तो 8 में से 5 बचा मेरे पास, तो 5 कितना बचा 55। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 273 प्लस 55 इक्वल टू कितना हो गया, 328 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया ना। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, थोड़ा आप मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करना। इसको मैंने, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो पीछे क्या बचा अपने पास प्लस का 55, तो इसका मतलब है कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, कितना 328 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको समझ में आई? अगर किसी को समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वापस समझा दूंगा। मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गई कि भैया 273 फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर टेम्परेचर प्लस में तो आप इसमें ऐड कर दो, टेम्परेचर माइनस में तो आप इसमें से क्या कर दो, माइनस में। वही बात है, अगर सेल्सियस में तो 273 में से उतने सेल्सियस जितने भी दिया हुआ है वो आपको अभी मैंने एग्जांपल देके समझाएंगे। फ़ारेनहाइट में तो क्या कर दो, उसमें से 273 माइनस कर दो, पीछे बचा वो सेल्सियस हो गया। समझ आ गई बात आपको? एक आपको मैं माइनस वाला ले, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 253 फ़ारेनहाइट, मैंने यहाँ लिख दिया 253, चलो नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ 253 फ़ारेनहाइट। अब इसको सेल्सियस में करके बताओ भैया। मुझे आपने अभी बताया था कि 273 की वैल्यू तो होती है 0, तो भैया 253 से कितना कम है, 20 कम है, तो इसका मतलब कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस पर किसका, माइनस का। किसका हो गया, माइनस, क्योंकि 273 की वैल्यू 0 है, ये 0 से जो इस तरफ होगा, 273 से जो इस तरफ होगा वो माइनस का होगा, 273 के इस तरफ जाएगा जो प्लस का होगा। इधर तो सब क्या आ गए, ये देखो मैंने आपको बताया 271 -1 270, ये सब माइनस की तरफ, और इधर वाला देखो ये मैं हूँ फ़ारेनहाइट की स्केल, मैं हूँ 273। अब मेरे जो राइट हैंड साइड में वो क्या है, माइनस की तरफ जाएगा, ओके। और मेरे जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस का टेम्परेचर बताएंगे। समझ में आ गई बात सबको? ये हो गई आपकी मेल्टिंग पॉइंट की कहानी यहाँ से खत्म। अब एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, उससे ज्यादा लंबी क्लास में भी आपकी नहीं लूंगा, आप भी बोर हो जाओगे इतना ज्यादा पढ़ते पढ़ते, मैं बोर नहीं होने वाला हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ओके। ये 4 पार्ट में मैंने, देखो ये चैप्टर 2 वीडियो में मैं खत्म कर सकता हूँ, 1-1 घंटे की 2 वीडियो में मैं खत्म कर सकता हूँ, पर मेरा पर्पस ये है आपको मैं एक बार में ऐसा पढ़ाऊं कि जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आए आपके सिर पे, आपको पढ़ाया हुआ ऐसा याद रहे कि एग्जाम्स आने पे एक बार अगर आपने बुक के 4 पन्ने पलट दिए तो आपको पूरा चैप्टर दिमाग में घुस जाना है, ऐसा पढ़ाना। जिसके लिए देखो 4 वीडियो बने या 6 वीडियो बने,
उससे कोई मतलब नहीं, समझ में कैसा है उस पे डिपेंड होता है सब कुछ। तो मैं बताता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब इसमें मैंने आपको अगली जो पहली वीडियो गई थी उसमें मैंने आपको एयर का एक एग्जांपल दिया था, एयर का क्या एग्जांपल दिया था। एक सेकंड, उससे पहले एक चीज छोटी सी और बाकी रह गई जो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहता हूँ, जो एक एग्जांपल के रूप में समझना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि भैया जैसे भाई आइस है, क्या है आइस है, आइस किसमें बदली, लिक्विड में बदली, फिर ये किसमें बदली, वेपर्स में बदली, ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर क्या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि भैया आप डायरेक्ट सॉलिड से गैस में किसी मैटर के स्टेट्स को चेंज कर दो, क्या पॉसिबल है किसी के पास? हाँ भैया, एक एग्जांपल है। अगर आप इस चैनल पे रेगुलर रहोगे तो जो शॉर्ट्स आएगा, एक शॉर्ट्स के अंदर मैं इसका आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाने वाला हूँ, वो भी इंजेक्शन वाला भी बाकी है, तो दोनों करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अपने घर में पूजा पाठ होती है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, बिना ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर पूजा पाठ नहीं होती। तो पूजा पाठ के अंदर अपन एक चीज का यूज करते हैं, उसका नाम है कपूर। उसका क्या नाम है? कपूर। ये दो चीजों के लिए काम किया जाता है। अपने कोई भी कपड़े वगैरह उसके अंदर कोई भी किसी तरह का कीड़ा वगैरह नहीं लगे, किसी तरह की स्मेल नहीं आए, तो कपड़ों के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि इससे क्या होता है, कीड़े भाग जाते हैं। और दूसरी बात है कि उससे क्या होता है कि भैया जब अपन पूजा वगैरह करते हैं अपन क्या जोत लगाने के लिए क्या करते हैं, कपूर का यूज करते हैं। और जैसे ही आप सब लोग कपूर को फ्लेम करते होगे, जलाते होगे ना, जैसे ही आप इन सबको जलाते होगे कपूर को, तो बेटा वो लिक्विड में नहीं बदलता है, उसके अंदर से क्या होता है, काला काला कलर का धुआं निकलता है। और जैसे ही उसमें से काला काला धुआं निकलता है तो धुआं एक काइंड ऑफ क्या स्टेट है मैटर की, गैसियस स्टेट है। क्या स्टेट है? गैसियस स्टेट की। तो देखो ये आपके सामने सीधा एग्जांपल है। तो ये सॉलिड से किसमें बदल गया, वो सॉलिड से किसमें बदल गया, वो गैस में। ये आपको सीधा एग्जांपल है और मैं शॉर्ट्स में आपको करके बता दूं। अब उस पे अपन बात करते हैं, इस पे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। कि भैया देखो प्रेशर चेंज करने पे जो मैटर का जो स्टेट है, मैटर के जो पार्टिकल्स है, उस पे क्या कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको वो इंजेक्शन वाला एग्जांपल दिया था, उसके अंदर मैं इसके अंदर क्या है, मैं ये जो ऊपर वाला जो पिस्टन होता है, इसको मैं दबाते जाऊं तो यहाँ तक तो दब जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये प्रेशर रिलीज कर देगा, एयर क्या करेगी, इसमें से बाहर निकल जाएगी। अब मैं आप एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं जो आपकी एनसीईआरटी में, और बहुत आसान ही एग्जांपल है, आप सब लोग समझ जाओगे। देखो ये क्या है, एक पिस्टन है। ये क्या है? पिस्टन। पिस्टन वर्ड आपने सुना होगा, जो अपने बाइक्स के अंदर इंजन वगैरह होता है उनमें भी ऐसा कुछ पिस्टन होता है, जिसके वो क्या करते हैं, इंजन में काम करते हैं, पेट्रोल को बर्न करने का काम करते हैं। ये थोड़ा सा गलत बन गया है। ये क्या है, 3 स्टेप्स है, 1 2 3। ये तीनों एक ही, जैसे ये मान लो एक डब्बा है, एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने पिस्टन डाला है। पिस्टन का मतलब ऐसा कि इसके साइड में से बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसके साइड में क्या पूरा एकदम पैक हुआ हुआ है। तो देखो जो मैटर, इसके अंदर कोई भी मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स, जैसे पिस्टन जो ऊपर की फॉर्म, इसमें क्या पार्टिकल्स थोड़े दूर है, कोई एक आसपास नहीं। जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया, जैसे वो इंजेक्शन है, जैसे ही मैं उसको एक बार तो एयर मैंने भर दी उसमें, जैसे ही मैं उसमें प्रेशर लगा रहा हूँ,
प्रेशर लगा रहा हूं, मेरे को थोड़ा प्रेशर मतलब मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो क्या होंगे, पार्टिकल धीरे धीरे क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। और उसके बाद जैसे मैं और प्रेशर लगा रहा हूं, और प्रेशर, जितना प्रेशर लग सकता है उतना प्रेशर मैं लगा रहा हूं, तो क्या होंगे, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के टच में आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब इसके बाद मैं अगर और प्रेशर लगाऊंगा, या तो ये क्या होगा, डब्बा टूट जाएगा, या पिस्टन को पीछे कुछ भी होगा, इसके अंदर देखो सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब एक साथ टच में हो गए, एक बार कांटेक्ट में आ गए। अब उससे ज्यादा वो प्रेस हो ही नहीं सकते, उससे ज्यादा वो कंप्रेस नहीं हो सकते, उससे ज्यादा मैं उसमें प्रेशर नहीं मार सकता, तो या तो कुछ अलग ही रिएक्शन देंगे, या ये कुछ टूट जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। तो देखो प्रेशर से क्या चेंज होता है, प्रेशर से ये चेंज होता है, जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा क्लोज, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा क्लोज। ये आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये छोटा सा पॉइंट और हो गया। उसके बाद देखो दो पॉइंट आगे बाकी, एक तो इवेपोरेशन जो है उसका थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, वो मैं अगली वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो बनेगी उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। मुझे लगता है ये वीडियो काफी लंबी हो गई। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो मेरे को कमेंट में लिखें। आप कमेंट में लिख देते हैं डाउट है, पर भैया आपने डाउट ही नहीं लिखा है, भैया डाउट में मुझे ये डाउट है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा भैया आपको ये डाउट है। तो आप क्या करें, ये आपको समझ में आई, अगर नहीं आई किसी को मेरे को बताएं भैया मुझे ये डाउट है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हो इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर तो कर देना ही करना है। थैंक यू।